इस वीडियो में हम फ्रंटल लोब सिंड्रोम की बात करेंगे, लेकिन फ्रंटल लोब सिंड्रोम का एक हिस्सा हम इस वीडियो में देखेंगे और फिर पार्ट 2 में हम बाकी बचा हुआ हिस्सा देखेंगे। पहले समझते हैं कि सिंड्रोम शब्द का क्या मतलब है। सिंड्रोम का मतलब है एक कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। तो कई सारे लक्षण जो कि टिपिकल होते हैं किसी एक तरह की प्रॉब्लम में सामने आते हैं, उसे हम सिंड्रोम कहते हैं। फ्रंटल लोब सिंड्रोम का मतलब हुआ कि फ्रंटल लोब में जब डैमेज हो जाए, किसी तरह से कोई चोट या क्षति पहुंच जाए, तो जिस तरह के लक्षण देखने में आते हैं उन लक्षणों का समूह ही सिंड्रोम कहलाता है या फ्रंटल लोब सिंड्रोम कहलाता है। इसी तरह से किसी और लोब की अगर हम बात करेंगे तो पैराइटल लोब सिंड्रोम, टेम्पोरल लोब सिंड्रोम, इस तरह से नाम रहता है। तो फ्रंटल लोब सिंड्रोम समझने में पहले आपको ये याद रखना है कि फ्रंटल लोब का मुख्य काम क्या है। ये मोटर फंक्शंस कंट्रोल करता है बॉडी के, और कुछ हिस्से मोटर फंक्शंस के लिए हैं और बाकी एरियाज जो हैं जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये सोचने, समझने, तर्क करने, इस तरह के हायर ऑर्डर मेंटल फंक्शंस पे काम करते हैं। तो अब ये रिकॉल करने के बाद आइए देखते हैं कि किस पार्ट में कैसा डैमेज होगा फ्रंटल लोब में, तो किस तरह के सिम्टम्स या सिंड्रोम सामने आएंगे। फ्रंटल लोब में लेशंस हो जाए, चोट पहुंच जाए, क्षति पहुंच जाए, तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहला तो मोटर फंक्शन का डिस्टर्बेंस, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रंटल लोब खासकर मोटर मूवमेंट से, बॉडी की गतिविधियों से, मूवमेंट संबंधी चीजों से जुड़ा हुआ है। तो पहली दिक्कत तो ये आएगी कि मोटर फंक्शंस में समस्या आने लगेगी। जब फ्रंटल लोब में लेशन होता है, डैमेज होता है, तो कई तरह के मूवमेंट्स इंसान के प्रभावित होते हैं। न सिर्फ मूवमेंट करना प्रभावित होता है, बल्कि मूवमेंट किस क्रम में होंगे ये भी प्रभावित हो सकता है, और बोलचाल पर भी असर पड़ सकता है, बोलने की क्षमता पर भी असर आ सकता है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं पहला पॉइंट, फाइन मूवमेंट्स, स्पीड और स्ट्रेंथ में डैमेज, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो फाइन मूवमेंट्स जो आप करते हैं बॉडी के, जो बारीक मूवमेंट करते हैं, बारीक मूवमेंट कहाँ के होंगे। अगर आप पूरा हाथ मूव कर रहे हैं तो वो बारीक मूवमेंट नहीं है, लेकिन उंगलियों का मूवमेंट कर रहे हैं, कोई छोटा सामान उठाने के लिए जिस तरह उंगलियां बेंड कर रहे हैं, ये सब बारीक मूवमेंट है, छोटे मूवमेंट्स हैं, इनमें प्रॉब्लम आ जाती है। साथ ही साथ मूवमेंट की स्पीड प्रभावित होती है, किस गति से आप मूवमेंट कर रहे हैं वो प्रभावित होगा, और स्ट्रेंथ भी प्रभावित होती है। जिस ताकत के साथ आप पहले मूवमेंट कर पा रहे थे वो नहीं कर पाइएगा अगर फ्रंटल लोब में प्रॉब्लम हो गई है। तो फ्रंटल लोब में किस एरिया में प्रॉब्लम होने से ये सिम्टम्स आएंगे। आपका जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है, यानी ब्रॉडमैन्स एरिया 4, जो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया भी हुआ है, यहाँ पे डैमेज होने से आप फाइन मूवमेंट्स जो कर पाते हैं वो करने में आप असमर्थ हो जाएंगे। फिंगर के जो मूवमेंट्स कर पाते हैं, उंगलियों के मूवमेंट्स जो कर पा रहे हैं वो करने में प्रॉब्लम आएगी, और साथ ही दोनों हाथ और पैर जो है उनके फंक्शंस प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन निर्भर करता है कि किस गोलार्ध में डैमेज है। अगर राइट हेमिस्फीयर में डैमेज होगा तो बाएं तरफ के हाथ और पैर के मूवमेंट में दिक्कत आएगी, और क्या दिक्कत आएगी, स्पीड कम हो जाएगी मूवमेंट की, और ताकत भी कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ भी उतनी नहीं रहेगी आपके मूवमेंट में। और यही चीज अगर बाएं हेमिस्फीयर में डैमेज होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में, तो इसका असर फिर दाएं हाथ और पैर पर दिखाई देगा। ये जो लॉस हो रहा है स्ट्रेंथ का, जो ताकत कम हो जा रही है मूवमेंट की, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के ही डैमेज होने से होता है। एक और ब्रेन एरिया है जहां पर डैमेज होने से ताकत में कमी आती है, मूवमेंट उतना ताकतवर नहीं रह जाता है, और ये एरिया होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में भी देखा गया है कि अगर यहाँ पे डैमेज होता है तो आपके हाथों के मूवमेंट का स्ट्रेंथ कम हो जाता है, स्ट्रेंथ काफी कम हो जाएगा, यानी जितने ताकत के साथ आप पहले अपना हाथ पैर हिला पा रहे थे अब वो नहीं हो पाएगा, अब वो कम हो जाएगा काफी हद तक। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में ही डैमेज होने से मूवमेंट की स्ट्रेंथ कम होती है, बल्कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में भी डैमेज होने से कभी कभी ये सिम्टम देखने में आता है। अगला जो इश्यू आएगा फ्रंटल लोब में डैमेज होने से वो है मूवमेंट प्रोग्रामिंग का। मूवमेंट आप जो कर रहे हैं उसकी दिमाग में जो प्रोग्रामिंग होती है कि किस सीक्वेंस में करना है, किस क्रम में कौन सा मूवमेंट होगा, ये चीजें जो है ये भी बाधित हो सकती हैं, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। मूवमेंट किस क्रम में करना है उसकी प्लानिंग, उसकी प्रोग्रामिंग भी गड़बड़ हो सकती है अगर फ्रंटल लोब में डैमेज हुआ है। 1950 का एक वैज्ञानिक
लेख था जो कार्ल लैशली का था। उसमें उन्होंने ये सवाल किया था कि हम अपने मूवमेंट जो करते हैं वो एक निश्चित क्रम में कैसे कर पाते हैं। उन्होंने खासकर पूछा कि जैसे मान लीजिए एक वायलिनिस्ट है, वायलिन प्ले करता है, तो वायलिन प्ले करने में वो अपना जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, वायलिन बजा रहा है, वो कैसे बिना गलती के और इतनी जल्दी कर पाता है। जाहिर सी बात है, हर धुन जो वो बजा रहा है वो सोचता तो नहीं है हर एक धुन के बारे में फिर बजाता है। इतनी जल्दी बजा लेता है तो इतनी जल्दी तो वो सोच नहीं पा रहा है हर धुन को, तो ये कैसे हो पा रहा है। इसी तरह कोई अगर प्लेयर है, टेनिस खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, कोई भी गेम खेल रहा है मान लीजिए, वो कितनी जल्दी मूवमेंट्स करता है। टेनिस आपने देखा होगा खेलते हुए इंटरनेशनल प्लेयर्स को, कितनी जल्दी वो मूवमेंट करते हैं हाथ पैरों का। कैसे कर लेते हैं? क्या वो हर मूवमेंट सोच के कर रहे हैं? जाहिर सी बात है नहीं, क्योंकि वो बहुत तेजी से करते हैं। तो यही क्वेश्चन आया कार्ल लैशली के दिमाग में कि कैसे करते हैं आखिर। तो उनके दिमाग में ये चीज आया कि जो भी हम इतने सारे जटिल कार्य करते हैं, इतने जटिल व्यवहार करते हैं, गतिविधियां करते हैं, ये एक निश्चित क्रम में जरूर नियोकॉर्टेक्स की वजह से हो पाती होंगी। लेकिन उन्होंने सोचा था कि ये पूरे नियोकॉर्टेक्स का काम है। पूरा नियोकॉर्टेक्स मतलब हमारा फ्रंटल लोब हो गया, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो उन्हें लगता था कि ये पूरे नियोकॉर्टेक्स का फंक्शन होगा जो हम इतने जटिल कार्य और गतिविधियां एक सही क्रम में कर पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। अब पता चला है हमें, रिसर्चेस आगे जब हुए, क्योंकि वो 1950 के समय की बात थी, उसके बाद इतने सारे रिसर्चेस हुए जिससे ये चीज सामने आई कि ये फ्रंटल लोब का फंक्शन होता है। और ये देखा गया है कि अगर सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स को हटा दिया जाए तो कुछ समय के लिए हमारे सारे मूवमेंट जो है बॉडी के, ऐच्छिक मूवमेंट, इनवॉलंटरी नहीं, हार्ट, लंग्स, ये सब का मूवमेंट नहीं, ऐच्छिक मूवमेंट, हाथ पैरों का मूवमेंट, आंखों का मूवमेंट, जो हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सारे मूवमेंट कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, रुक जाते हैं अगर सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स को हटा दिया जाए, मान लीजिए ऑपरेशन से, या कुछ डैमेज हो जाए वहां पर, तो ये चीज होती है, पर कुछ समय के लिए होती है। और बोलना भी बंद हो सकता है अगर आपके बाएं गोलार्ध का, लेफ्ट हेमिस्फीयर का सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स हटा दिया जाए। हालांकि रिकवरी जल्दी हो जाती है, धीरे धीरे ये जो फंक्शन सब चले गए, आपका मूवमेंट रुक गया था, बोलना रुक गया था, ये चीजें धीरे धीरे वापस आ जाती हैं। थोड़ा समय लगता है, लेकिन फिर ये वापस आ जाते हैं सारे बिहेवियर। पर एक परमानेंट डैमेज जो फिर भी दिखाई देगा हमेशा के लिए जो हो गया, वो ये है कि वैसे मूवमेंट आप नहीं कर पाएंगे हाथों से और उंगलियों से जिसमें बार बार परिवर्तन करना हो। जैसे जिसमें दो काम पलट पलट के करना हो, पहले ये फिर वो, फिर पहला वाला, फिर दूसरा, ऐसे करके जो बदलने हैं, ऑल्टरनेट करने हैं जो भी काम उंगलियों और हाथों से, वैसे काम फिर आप कभी नहीं कर पाएंगे। वो परमानेंट डैमेज हो जाता है, वो चीजें वापस नहीं आती। अब क्या कारण है कि सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त होके, डैमेज होके भी इतने सारे फंक्शंस कुछ समय के लिए जाते हैं लेकिन फिर वापस आ जाते हैं? तो कारण ये है कि मूवमेंट की प्रोग्रामिंग में, या मूवमेंट कैसे होगा, किस क्रम में होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स का हाथ नहीं होता, बल्कि हमारे लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर का जो प्री मोटर कॉर्टेक्स है वो भी इसमें कुछ रोल अदा करता है। इसी वजह से अगर सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स में डैमेज हो भी गया तो फंक्शन कुछ समय बाद लौट आता है, क्योंकि प्री मोटर कॉर्टेक्स ठीक है, वो एक्टिव है, वो काम कर रहा है। तो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर दोनों के ही जो प्री मोटर कॉर्टेक्स हैं उसमें देखा गया है कि ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है अगर व्यक्ति कोई काम हाथ से कर रहा है, किसी एक हाथ से कर रहा है, तो भी दोनों तरफ के, लेफ्ट और राइट प्री मोटर एरियाज में या प्री मोटर कॉर्टेक्स में ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, जिससे पता चलता है कि ये दोनों एरिया एक्टिव है। दोनों एरियाज मतलब दोनों, लेफ्ट हेमिस्फीयर के भी, राइट के भी। तब भी जब व्यक्ति सिर्फ एक ही हाथ से काम कर रहा है, जिस केस में हमें लगना चाहिए कि सिर्फ उसके उल्टे तरफ का या कॉन्ट्रालेटरल साइड का ही हेमिस्फीयर एक्टिव होगा, अगर दाएं हाथ से काम कर रहा है तो बाएं तरफ का ही प्री मोटर कॉर्टेक्स एक्टिव होगा, पर ऐसा नहीं है। देखा गया है कि इंसान एक भी हाथ से काम कर रहा है तो दोनों तरफ के प्री मोटर कॉर्टेक्स एक्टिव होते हैं। और ये सिर्फ इंसानों में नहीं, बंदरों में भी ये चीज देखी गई है कि कौन सा भी हाथ मूव करिए, दोनों तरफ के, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के हेमिस्फीयर के प्री मोटर कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है। तो इसीलिए यही कारण है कि सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स में डैमेज हो जाने के बाद भी जो फंक्शंस का ह्रास हो गया था, जो खत्म हो गए थे, वो समय के साथ धीरे धीरे करके लौट आते हैं। हमारा फ्रंटल लोब
मूवमेंट प्रोग्रामिंग से जुड़ा हुआ है। इसका एक और सबूत हमें उन अध्ययनों से मिलता है जो वैसे पेशेंट्स पे किए गए हैं जिनमें यूनिलेटरल फ्रंटल लोबेक्टोमी कैरी आउट की गई थी। यानी लोबेक्टोमी क्या होती है? लोब का रिमूवल, लोब का एरिया हटा देते हैं ऑपरेशन से, सर्जरी से। और फ्रंटल लोबेक्टोमी मतलब फ्रंटल लोब का कुछ हिस्सा हटा दिया गया हो। यूनिलेटरल मतलब किसी एक तरफ का, चाहे दाहिने गोलार्ध का चाहे बाएं गोलार्ध का। तो कुछ एरिया हटा देना पड़ता है कभी कभी सर्जरी करके, कुछ डैमेज हो रहा होता है, मिर्गी के दौरे आ रहे होते हैं, कुछ और दिक्कतें हो सकती हैं जिसकी वजह से कुछ एरिया हटाना पड़ता है ताकि जान बच सके। लेकिन उसकी वजह से फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम व्यक्ति में होगी, क्योंकि वो एरिया जो पार्ट्स कंट्रोल करता था बॉडी के अब नहीं कर पाएगा, वो एरिया हटा दिया गया ऑपरेशन से, तो वो दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में कुछ अध्ययन करके देखे गए हैं जिनका फ्रंटल लोबेक्टमी हुआ था लेकिन प्री मोटर कॉर्टेक्स ठीक ठाक था, उसको नहीं डैमेज हुआ था। ऐसे लोगों को कुछ टास्क कराए गए, जैसे उनको बोला गया कुछ हाथों के या चेहरों के मूवमेंट उनको करने के लिए बोले गए, एक निश्चित क्रम में 2-4 मूवमेंट करने के लिए बोले गए और देखा गया कि कैसे वो कर पा रहा है। तो ये दिखा कि जिनके में भी जो ऐसे पेशेंट्स थे जिनमें फ्रंटल लोबेक्टमी हुई थी वो थोड़ी सी दिक्कत दिखा रहे थे हाथ का मूवमेंट कर पाने में। जिस तरह से हाथ का मूवमेंट करने बोला गया वो कर पाने में थोड़ी दिक्कत दिखा रहे थे, पर ये दिक्कत फिर भी कम थी उन पेशेंट्स के अपेक्षा जिनका पैराइटल लोब में डैमेज हुआ हो, वो भी खासकर बाएं तरफ के पैराइटल लोब में, मतलब लेफ्ट हेमिस्फीयर के पैराइटल लोब में। इसके विपरीत देखा गया कि जिन पेशेंट्स में दाएं और बाएं दोनों तरफ के फ्रंटल लोब में डैमेज था वो लोग कई सारे चेहरों के मूवमेंट सही से नहीं कॉपी कर पा रहे थे। जब इसको और गहराई से देखा गया कि किस तरह की दिक्कतें आ रही है इन्हें चेहरे का मूवमेंट कॉपी करने में, तो ये दिखा कि वो मूवमेंट्स जो जो करने थे, जो भी 2-4 मूवमेंट उन्हें बताए गए कि चेहरे का आपको ये मूवमेंट करना है, इस क्रम में करना है, तो वो मूवमेंट जो करने हैं वो सही कर पा रहे थे। वो कॉपी करने में उन्हें कहीं दिक्कत नहीं थी, उन्हें सही से याद थे कि कौन से मूवमेंट करने हैं, लेकिन सही क्रम नहीं याद था। तो मतलब वो मूवमेंट सही कर रहे थे पर गलत क्रम में कर रहे थे, आगे पीछे कर रहे थे, सही क्रम उन्हें नहीं आता। तो यही मूवमेंट प्रोग्रामिंग दिखाता है कि फ्रंटल लोब में डैमेज होने से मूवमेंट प्रोग्रामिंग जो है प्रभावित होती है। सीक्वेंस नहीं याद रहता, किस क्रम में चीजें करनी है ये नहीं याद रहता है। तो अगर ये चीज फिर और अध्ययन की गई, आगे देखी गई, तो ये पता चला कि कुछ पेशेंट्स चीजें याद रख पाने में भी दिक्कत दिखा रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हें क्रम भूल रहा था, क्रम के अलावा उन्हें जो मूवमेंट करने हैं वो भी कभी कभी उसमें भी कंफ्यूजन हो रही थी, गड़बड़ कर रहे थे या नहीं याद रह रहे थे मूवमेंट्स। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा फ्रंटल लोब का एक मुख्य हिस्सा है जो कि टेम्पोरल मेमोरी कंट्रोल करता है। जो हमने जब फंक्शंस हम देख रहे थे फ्रंटल लोब के, तो उस वीडियो में हमने देखा था कि वो टेम्पोरल मेमोरी कंट्रोल भी करता है। हालिया हुई चीजों में क्या चीजें हैं उसको याद रख पाना, ये भी चीज फ्रंटल लोब का ही काम है। और खासकर किस एरिया का? डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का। और देखा गया है कि इस एरिया में जब डैमेज होता है तो ज्यादातर लोग सही से मूवमेंट्स या उनका सीक्वेंस क्या होगा, किस क्रम में मूवमेंट्स करने हैं, ये नहीं याद रख पाते हैं। फ्रंटल लोब में डैमेज होने से चेहरे का मूवमेंट कॉपी करना तो काफी मुश्किल हो जाता है। पर जैसा हमने देखा कि हाथ पैर का मूवमेंट, उसमें भी थोड़ी खराबी आती है, गड़बड़ी आती है, पर उतनी नहीं जितने चेहरे का मूवमेंट कॉपी करने में होती है। इससे हमें पता चलता है कि फ्रंटल लोब चेहरे का मूवमेंट कंट्रोल करने में कुछ अधिक और खास भूमिका निभाता है बजाय हाथ पैर का मूवमेंट कंट्रोल करने में। और शायद ये हम समझ भी सकते हैं अगर हम आपको याद हो जो हमने फंक्शंस देखते टाइम फ्रंटल लोब के, उस वीडियो में हमने मोटर हमंकुलस की बात की थी। हमंकुलस में आपने देखा था कि हाथ पैरों का एरिया जो था वो फ्रंटल लोब में ज्यादा बड़ा एरिया कॉर्टेक्स का कंट्रोल कर रहा था और पैरों का मूवमेंट के लिए छोटा था, पर उंगलियों का मूवमेंट, चेहरे का मूवमेंट, ये सब के लिए ज्यादा एरिया था। इससे पता ही चलता है कि फ्रंटल लोब जो है इन पार्ट्स का, चेहरे के पार्ट्स, जीभ हो गया, ये सब चीजों के मूवमेंट में खास रोल अदा करता है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, उसके लिए ज्यादा संवेदनशील है। अभी तक हमने देखा कि फ्रंटल लोब में डैमेज होने से
किस तरह के मोटर मूवमेंट में प्रॉब्लम्स आते हैं, शारीरिक गतिविधियों में समस्याएं आती हैं, जिसमें पहला हमने देखा कि फाइन मोटर मूवमेंट्स जो है, बारीक मूवमेंट जो आप अपने हाथों या उंगलियों से करते हैं, उसमें कमी हो जाती है, उसमें दिक्कत आती है। साथ ही आपके मूवमेंट की स्पीड और उसकी ताकत, स्ट्रेंथ, दोनों प्रभावित होते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि मूवमेंट प्रोग्रामिंग में भी समस्या आने लगती है। मूवमेंट प्रोग्रामिंग यानी मूवमेंट किस क्रम में होगा, कैसे होगा, इसका प्लानिंग करना, इसमें भी दिक्कत आने लगती है। तो सीक्वेंस भूलने लगता है कि किस क्रम में कोई एक्टिविटी करनी है। इसी क्रम में तीसरा होता है वॉलंटरी गेज, यानी ऐच्छिक तौर पे अपनी इच्छा से आप किस दिशा में अपनी नजर ले जा रहे हैं, ये आंखों का मूवमेंट जो है ये भी प्रभावित होता है। और आप जानते हैं कि आंखों का भी मूवमेंट एक प्रकार का शारीरिक मूवमेंट है। तो ये फ्रंटल लोब ही कंट्रोल करता है, खासकर फ्रंटल आई फील्ड्स वाला एरिया जो हमने पहले स्ट्रक्चर में देखा था। तो देखा गया कुछ अध्ययनों में, एक अध्ययन था जो हैंस ल्यूकस ट्यूबर ने किया था 1964 में। उन्होंने क्या किया कि वैसे पेशेंट्स जिनके फ्रंटल लोब में कहीं डैमेज हो गया था, उनको उन्होंने एक टास्क कराया। क्या टास्क कराया? जैसा आप पिक्चर में बगल में देख रहे हैं, उन पेशेंट्स को ऐसी एक स्क्रीन दिखाई गई और इस तरह के 48 अलग अलग पैटर्न दिखाए गए या डिजाइन्स दिखाई गए, जो कि एक दूसरे से या तो शेप में अलग थे, आकार उनका अलग था, या कलर अलग था, या दोनों ही अलग थे। इस तरह के 48 डिजाइन्स दिखाए गए। बीचों बीच डिजाइन के बीच में आप देखिए एक बॉक्स बन के आता था, और जब भी एक वार्निंग सिग्नल या कोई बेल बजती थी तो उस बॉक्स के बीच में कोई एक चित्र आता था या कोई एक डिजाइन आती थी, और वो वही डिजाइन होती थी जो बाकी की तरफ, जो बाकी 48 डिजाइन है उसमें से ही कोई एक डिजाइन होती थी। जैसा आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक रेड कलर का बड़ा डॉट आया है बीच में। जब इस तरह से कोई एक पिक्चर आती थी तो फिर पेशेंट से कहा जाता था कि आप वही पिक्चर अब बाकी जो डिजाइन है उसके अगल बगल, उसमें कहां पर है ये हमें इशारा करके बताइए। देखा गया कि वो पेशेंट्स जिनके फ्रंटल लोब में डैमेज था, वो उसका ठीक डुप्लीकेट कहां पर है खोज नहीं पाते थे। आप यहां देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, लगभग बाएं की तरफ जाए एकदम पिक्चर के अंत में, तो ये डॉट सर्कल जो है रेड कलर का ये दिखाई दे रहा है, पर वो पेशेंट्स ये नहीं कर पाते थे। इसी तरह अलेक्जेंडर लूरिया नाम के जो रिसर्चर थे, उन्होंने 1973 में एक और एक्सपेरिमेंट करके देखा। इन्होंने क्या किया कि जो फ्रंटल लोब में डैमेज जिनके हो चुका है, ऐसे जो पेशेंट्स हैं, उनकी आंखों का मूवमेंट ट्रैक करने की कोशिश की कि वो आंख किस किस दिशा में घुमा रहे हैं। ऐसे पेशेंट को क्या किया गया, एक टास्क दिया गया, एक पिक्चर दिखाई गई, कॉम्प्लेक्स पिक्चर, किसी चीज की तस्वीर या सीन मान लीजिए, और उनको बोला गया कि इसमें कोई खास चीज बताइए क्या है। जैसे मान लीजिए एक तस्वीर दिखाई गई और उसमें कई सारे लोग हैं, मान लीजिए किसी परिवार की तस्वीर है। फिर उनसे बोला गया कि बताइए कि इन लोगों की उम्र क्या है, या इस खास व्यक्ति की उम्र क्या है। तो देखा गया कि जो नॉर्मल लोग थे, जिनको कोई डैमेज नहीं था फ्रंटल लोब में, या वैसे लोग जिनको किसी और लोब में डैमेज था पर फ्रंटल लोब में नहीं, वो लोग ये काम ठीक ठीक कर पा रहे थे। जब मान लीजिए बोला गया कि इस व्यक्ति की उम्र क्या होगी, ये तस्वीर में जो व्यक्ति है, तो तुरंत उनकी आंखें कहाँ मूव करती थी, मूवमेंट कहाँ होता था आंखों का, उनका व्यक्ति के बाल की तरफ, जिससे थोड़ा सा एज का पता चले। अगर पूछा गया कि इसने किस तरह के कपड़े पहने, तो तुरंत जो व्यक्ति की फोटो है उसके कपड़ों की तरफ उनकी नजर जाती थी। लेकिन फ्रंटल लोब जिनका डैमेज था, ऐसे पेशेंट्स को जब बोला जाता कि बताओ उम्र क्या है इस व्यक्ति की, तो वो बालों की तरफ या चेहरे की तरफ नहीं देखते थे, वो पूरे ही फोटो पे कहीं भी देख रहे हैं, पूरी तस्वीर पे, जिसमें वो व्यक्ति भी है, पेड़ पौधे भी है, चार और लोग हैं, कहीं भी देख रहे हैं, वो लोग रैंडम तरीके से देख रहे हैं। प्रश्न बदलने पे भी उनका देखने का पैटर्न वही रहता था। बोला गया कि इसने कैसे कपड़े पहने हुए, किस रंग के कपड़े पहने हुए, वो फिर भी पूरे ही पिक्चर पे कहीं भी देख रहे हैं, आंखों का मूवमेंट एकदम गड़बड़ है। तो इस टास्क से क्या पता चलता है कि हम अपनी आंखों का मूवमेंट जब ऐच्छिक तौर पे करते हैं, जब हम चाह कर अपनी आंखों का मूवमेंट करते हैं किसी दिशा में, तो हमारी आंतरिक नॉलेज जो है, हमारी आंतरिक ज्ञान जो है, उसके आधार पे करते हैं। जैसे हमसे प्रश्न पूछा गया कि भाई इसने किस कलर के कपड़े पहने, तो हमें पता है कि अच्छा उसने कपड़े पहने हुए, कपड़ा कहाँ इंसान पहनता है, तो हमें वहां पर देखना पड़ेगा, उस एरिया में देखना पड़ेगा। तो ये हमारी इंटरनल नॉलेज के आधार पे अपनी आंखों का मूवमेंट हम उस दिशा में करते हैं।
तो ये व्यक्ति जो है जिनको फ्रंटल लोब में डैमेज है वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, और ये पाया गया कि फ्रंटल लोब में डैमेज की वजह से आंखों का मूवमेंट प्रभावित होता है। खासकर ये देखा गया कि फ्रंटल लोब में भी एक खास हिस्सा है जिसको हम फ्रंटल आई फील्ड्स कहते हैं, वहां पे डैमेज होने से ये दिक्कत आ रही है। इसका मतलब कि फ्रंटल लोब के फ्रंटल आई फील्ड्स नामक एरिया में अगर डैमेज हो जाता है तो आंखों का मूवमेंट प्रभावित होता है। आंखों का मूवमेंट हम ऐच्छिक तौर पे जिस दिशा में जैसे करना चाहें उस तरह से सही प्रकार से नहीं कर सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो है वो हम देखेंगे कोरोलरी डिस्चार्ज का, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कोरोलरी डिस्चार्ज में भी प्रॉब्लम हो जाती है अगर फ्रंटल लोब में डैमेज हो तो, पर इसको समझने से पहले समझते हैं कि कोरोलरी डिस्चार्ज कहते किसे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आप सोचिए कि, या आप करके भी देख सकते हैं अगर चाहे तो, आपकी आई बॉल्स जो है, आंख जो है आपकी, अगर आप उसको उंगली से पकड़कर घुमाएं, जो आपके आंख का व्हाइट वाला हिस्सा है उस पर थोड़ा दबाव देके आंख को उंगली की मदद से घुमाने की कोशिश करें अपने आई बॉल को, तो आपको दुनिया घूमती हुई लगेगी, चीजें मूवमेंट में लगेंगी जो भी आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप खुद अपनी आंखें इधर उधर मूव करते हैं अपने मन से, अपनी इच्छा से, तब तो चीजें घूमती हुई नहीं लगती, दुनिया घूम रही है ऐसा तो नहीं लगता, सब चीजें रुकी हुई लगती हैं। क्यों होता है ऐसे? अगर आप दौड़ रहे हैं, मान लीजिए रनिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी आंख जो है वो गति में है, आपका पूरा बॉडी गति में है तो आंख भी गति में है, लेकिन दुनिया घूमती हुई नहीं लगती, जबकि आंख मोशन में है। पर आप बैठे हुए हैं कहीं पर और बस आंखें घुमा रहे हैं इधर उधर, तो भी दुनिया घूमती हुई नहीं लगती है। कैसे हो रही है ये चीजें? तो इसको समझाने के लिए ट्यूबर ने 1964 में ये प्रपोज किया, ये सुझाव दिया कि जब भी कोई ऐच्छिक मूवमेंट होता है आंखों का, जब हम अपनी मर्जी से अपनी आंखों को घुमाते हैं, तो दो तरह के सिग्नल्स होते होंगे। एक तो हमारी आंखों के मूवमेंट के लिए ब्रेन से सिग्नल आता होगा कि हाँ आपको इच्छा है आंख मूव करने की, इस दिशा में मूव करना है, और साथ ही एक दूसरा सिग्नल होता होगा जो ब्रेन में दूसरे एरियाज में जाता होगा, जो बताता होगा उन एरियाज को कि देखो आंखों का मूवमेंट होने वाला है। तो इससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन पहले से रेडी होता है कि अच्छा आंखों का मूवमेंट होने वाला है, इसका मतलब आंख मूव कर रही है, बाकी चीजें या दुनिया मूव नहीं कर रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम आंख मूव करेंगे तो जितनी भी चीजें हमें दिख रही हैं, सबका जो इमेज हमारी आंख के रेटिना पे पड़ रहा है वो इमेज भी घूमेगा इधर उधर, क्योंकि हमारी आंख तो मूव कर रही है, लेकिन फिर भी वो चीज हमें घूमती हुई नहीं दिखती। ऐसा क्यों होता है? तो ट्यूबर ने बोला इसलिए होता होगा क्योंकि एक मूवमेंट हमारा, मतलब फ्रंटल लोब जो हमारा है, एक इंस्ट्रक्शन हमारी आंखों को भेजता है मूवमेंट के लिए, जो फ्रंटल आई फील्ड वाला एरिया है, और साथ ही एक इंस्ट्रक्शन या एक सिग्नल ब्रेन के दूसरे एरियाज को जाता होगा कि देखो आंख का मूवमेंट होने वाला है। तो अब जो भी आपको इंफॉर्मेशन आंख से मिले वो ये मत समझना कि अच्छा अलग अलग पिक्चर बन रही है तो मतलब कोई चीज मूव कर रही है, यहाँ आंख मूव कर रही है। यही अगर आप अपनी उंगली की मदद से आंखों को हिला रहे हैं, आई बॉल्स घुमा रहे हैं, तो दुनिया घूमती हुई लगती है, चीजें जो भी आप देख रहे हैं सब घूमता हुआ लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी आई बॉल घूम रही है, तो चीजों का इमेज तो अलग अलग जगह बन रहा है रेटिना पे, पर क्योंकि आप बाहरी तौर पे आंखों को घुमा रहे हैं तो आपका फ्रंटल लोब ने तो कहीं इंस्ट्रक्शन नहीं भेजा कि आंख घूमने वाली है। तो अब जो इमेज हिलती डुलती बन रही है इधर उधर, तो दिमाग उसको इंटरप्रेट करता है कि अच्छा दुनिया घूम रही है या चीजें बाहरी जो है सब घूम रही है। तो यही जो दूसरा सिग्नल है जो ब्रेन के दूसरे एरियाज में जाता है, ये बताने के लिए कि प्रिपेयर्ड रहो, आंख घूमने वाली है, आंख का मूवमेंट होने वाला है। इस सिग्नल को बोला जाता है कोरोलरी डिस्चार्ज या रीएफरेंस। कोरोलरी डिस्चार्ज या रीएफरेंस। ट्यूबर ने बताया कि हमारा जो फ्रंटल लोब है वो न सिर्फ आईज को इंस्ट्रक्शन भेजता है मूवमेंट के लिए, बल्कि साथ ही पेराइटल लोब और टेम्पोरल लोब में जो एसोसिएशन कॉर्टेक्स नामक एरिया होते हैं वहां पे भी सिग्नल भेजता है, ताकि ब्रेन के ये एरियाज पहले से तैयार हो जाएं कि अच्छा आंखों का मूवमेंट होने वाला है। इसलिए जब बाहरी दुनिया की अलग अलग तस्वीरें हमारे रेटिना पे बन रही हैं अलग अलग पोजीशन में, क्योंकि आंख घूम रही है, तो हमारा ब्रेन उसको इस तरह से नहीं इंटरप्रेट करता है कि दुनिया घूम रही है, वो समझ जाता है कि आंख घूम रही है, इसलिए रेटिना पे अलग अलग जगह पे इमेज बन रही है।
लेकिन कोरोलरी डिस्चार्ज में प्रॉब्लम आ जाती है जब फ्रंटल लोब में डैमेज होगा। क्यों? क्योंकि फ्रंटल लोब ही इंस्ट्रक्शन भेज रहा है पैराइटल लोब को और टेम्पोरल लोब को कि देखो मूवमेंट होने वाला है। तो जाहिर है कि अगर फ्रंटल लोब में डैमेज हो जाएगा तो उसकी वजह से ये सिग्नल नहीं जा रहा है पैराइटल लोब में और टेम्पोरल लोब में, तो आपको दुनिया घूमती हुई दिखेगी। आंखों का मूवमेंट करने पे भी लगेगा कि सब कुछ घूम रहा है हमारे आसपास। जैसे अभी आपको नॉर्मल में लगता है जब आंख घुमाते हैं पर चीजें सब स्थिर दिखती हैं, वैसा नहीं लगेगा। इसलिए जब हम दौड़ रहे होते हैं तो बाहरी दुनिया हमें स्थिर दिखती है, जबकि उस समय हमारी आंखों में मूवमेंट हो रहा है, हमारी पूरी शरीर ही गति में है, लेकिन फिर भी वहां पर हमें बाहरी दुनिया घूमती हुई नहीं लगती। हम दौड़ रहे हैं, आंखों का भी मूवमेंट अपने आप हो रहा है, तो जो भी तस्वीरें बाहरी दुनिया की हमारे आंखों के रेटिना पे पड़ रही हैं वो भी घूम रही हैं, अलग अलग जगहों पे बन रही हैं, लेकिन उसको हमारा दिमाग इस तरह से नहीं लेता कि हाँ दुनिया घूम रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंदर से इंस्ट्रक्शन जा रहा है, फ्रंटल लोब जो है वो इंस्ट्रक्शन भेजता है पैराइटल लोब को और टेम्पोरल लोब के कॉर्टेक्स को कि देखो आंखों का मूवमेंट होगा, व्यक्ति दौड़ रहा है तो आंखों में गति होगी, मूवमेंट होगा। इसलिए जो तस्वीरें इधर उधर बने उससे आप ये मत समझो कि बाहरी दुनिया में मूवमेंट हो रहा है। लेकिन वहीं जब फ्रंटल लोब में डैमेज हो जाता है तो ये कोरोलरी डिस्चार्ज या रीएफरेंस वाला जो सिग्नल है ये नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से फिर परिणाम ये आते हैं कि सब कुछ स्थिर भी है तो हमें लगेगा कि चीजें घूम रही हैं। और कोरोलरी डिस्चार्ज नामक चीजें सिर्फ काल्पनिक है, सिर्फ एक सुझाव इस तरह का दिया गया है, ऐसा नहीं है। इसके लिए कुछ अध्ययनों के माध्यम से पाया गया है कि इसका कुछ सबूत है, न्यूरोलॉजिकली ये चीज स्थित है। जब फ्रंटल आई फील्ड्स वाला जो एरिया है फ्रंटल लोब का, उसका अध्ययन किया गया तो देखा गया कि कुछ सेल्स हैं वहां पर, कुछ कोशिकाएं हैं जो आंखों के मूवमेंट के साथ साथ उसमें भी हलचल हो रही है, उसमें भी एक्टिविटी हो रही है, वो भी सक्रिय हो जा रहे हैं बिल्कुल साथ साथ। जाहिर सी बात है अगर ये वो एरिया होते जो आंखों का मूवमेंट नियंत्रित कर रहे होते तो आंखों के मूवमेंट के साथ में इसमें सक्रियता नहीं होती, उससे थोड़ा पहले होती, पहले वो सेल सक्रिय होते फिर आंखों का मूवमेंट होता, पर ये आंखों के मूवमेंट के बिल्कुल साथ साथ सक्रिय हो रहे थे। तो हो सकता है कि इनका काम यही होगा कि आंखें मूवमेंट में हैं, इसकी जानकारी वो ब्रेन के बाकी एरियाज को भेजते होंगे, और यही शायद पोर्शन होगा जो कोरोलरी डिस्चार्ज वाला सिग्नल हमारे टेम्पोरल लोब और पैराइटल लोब को भेजता होगा। अगला हम आते हैं स्पीच पर। स्पीच यानी बोल पाने की क्षमता। आपको पता है कि फ्रंटल लोब हर तरह का मूवमेंट कंट्रोल करता है बॉडी का, तो जाहिर सी बात है स्पीच में भी उसका रोल है, और ये हमने देखा भी है जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। स्पीच में भी मूवमेंट सिलेक्शन की जरूरत पड़ती है, कौन सा मूवमेंट कब करना है ये सेलेक्ट करना पड़ता है। जब आप कोई भाषा बोलते हैं तो शब्द का उच्चारण करने के लिए होठों का, जीभ का मूवमेंट किस क्रम में होगा, कैसे होगा, यही मूवमेंट सिलेक्शन है। पासिंग हमने 1993 में ये सुझाव दिया या ये बताया कि क्योंकि जो शब्द हम बोलते हैं वो आंतरिक तौर पर भी बोल सकते हैं या बाहरी किसी उद्दीपक के प्रतिक्रिया में, जवाब में भी बोलते हैं, तो एक तरह से फ्रंटल लोब ही इसमें जिम्मेदार होगा, क्योंकि फ्रंटल लोब शरीर के बाकी मूवमेंट्स का चुनाव करने में कार्य करता है। तो स्पीच में भी उसका रोल होगा, क्योंकि स्पीच में भी हमको शब्दों का चुनाव करना पड़ता है कि कौन सा शब्द किस क्रम में कैसे बोलना है। फ्रंटल लोब में दो स्पीच एरियाज पाए जाते हैं। एक होता है ब्रोकाज एरिया, जो पॉल ब्रोका के नाम पर रखा गया है। ये एरिया 44 होता है, अगर ब्रॉडमैन एरिया के टर्म्स में बात करें, जिन्होंने संख्या के रूप में सारे एरियाज का नामकरण किया था, तो ये ब्रॉडमैन्स एरिया 44 होता है। और ब्रोकाज एरिया या एरिया 44 को प्री मोटर एरिया का ही एक बढ़ा हुआ हिस्सा, एक एक्सटेंशन माना जा सकता है। एक और एरिया होता है जो स्पीच से संबंधित है, फ्रंटल लोब में स्थित, इसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री स्पीच एरिया, जिसको कि सप्लीमेंट्री मोटर एरिया का एक्सटेंशन माना जा सकता है, और ये होता है एरिया 6, ब्रॉडमैन एरिया 6।
इस तरह से अगर देखा जाए तो ब्रोकास एरिया का क्या काम होगा कि कोई भी शब्द या कोई चीज बोलनी है उसका चुनाव करना इस आधार पे कि हमें क्या शब्द बोलना है, क्या उच्चारण करना है, क्या अर्थ बताना है, उसके आधार पर हम चुनाव करते हैं। इसका काम बिल्कुल प्री मोटर एरिया जैसा ही है। प्री मोटर एरिया जब हम फंक्शंस देख रहे थे इसका, तो हमने देखा कि प्री मोटर एरिया क्या करता है कि बाहरी उद्दीपकों या बाहरी कारकों के जवाब में जो मूवमेंट होता है बॉडी का, वो प्री मोटर एरिया कंट्रोल करता है, जबकि जो आंतरिक कारकों के आधार पर हम मूवमेंट करते हैं वो सप्लीमेंट्री मोटर एरिया कंट्रोल करता है। जैसे कल हमने एग्जाम्पल भी देखा था जब हम फंक्शंस की बात कर रहे थे कि अगर एक कुत्ता है, उसने मालिक को आते देखा, वो पूंछ हिलाने लगा, तो ये मूवमेंट कौन कंट्रोल करेगा? प्री मोटर एरिया, क्योंकि बाहरी कारक कोई है जिसके जवाब में, जिसके रिस्पॉन्स में, जिसकी प्रतिक्रिया में बॉडी ने मूवमेंट किया। वही सप्लीमेंट्री मोटर एरिया कब फंक्शन करता है? जब किसी बाहरी कारक की वजह से नहीं, बस आंतरिक इच्छा के आधार पे जीव काम करता है। जैसे कुत्ता बस अचानक से उठे और यहां वहां टहलने लग जाए, तो ये मूवमेंट कौन कंट्रोल कर रहा है? सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। ठीक उसी तरह से प्री मोटर एरिया का एक्सटेंशन है ब्रोकास एरिया, तो ये स्पीच प्रोडक्शन कब करेगा? बाहरी कारकों के जवाब में। और क्योंकि सप्लीमेंट्री स्पीच एरिया जो है वो सप्लीमेंट्री मोटर एरिया का एक्सटेंशन है, तो ये स्पीच कब प्रोड्यूस करेगा? आंतरिक आधार पे, जब इंसान को खुद कुछ बोलने का मन कर रहा है या कुछ अपनी तरफ से वो शुरुआत कर रहा है तब। जिन लोगों को ब्रोकास एरिया में मानसिक आघात पहुंचता है वो शब्दों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, सही प्रकार का व्याकरण इस्तेमाल नहीं कर पाते भाषा को बोलने में। इसे कहा जाता है एग्रामेटिज्म। ग्रामर में दिक्कत आ जाती है, व्याकरण प्रभावित होता है, तो एग्रामेटिज्म इसका नाम है। जिन लोगों को सप्लीमेंट्री स्पीच एरिया में डैमेज हो जाता है या कोई आघात पहुंचता है वहां पर, वो लोग अक्सर गूंगे हो जाते हैं, म्यूट हो जाते हैं, लेकिन उनकी बोलने की क्षमता कुछ हफ्तों बाद वापस आ जाती है अगर ये डैमेज जो हुआ है या जो चोट पहुंची है, आघात पहुंचा है सप्लीमेंट्री स्पीच एरिया को, वो सिर्फ एक तरफ स्थित हो, चाहे दाहिने गोलार्ध में या बाएं गोलार्ध में। पर अगर दोनों तरफ डैमेज हुआ है, दोनों तरफ के सप्लीमेंट्री स्पीच एरिया में अगर डैमेज हो गया है, तो फिर बोलने की क्षमता वापस नहीं आ सकती। अभी तक हमने जो भी चीजें देखी ये सारी थी कि फ्रंटल लोब में डैमेज होने से मूवमेंट संबंधी, गतिविधि संबंधी क्या क्या परेशानी होती है, जिसमें हमने देखा कि हाथ पैरों का मूवमेंट, उंगलियों का मूवमेंट, सही क्रम में मूवमेंट को कर पाना, मूवमेंट की गति, मूवमेंट की ताकत, आंखों का मूवमेंट या बोलने में, स्पीच में जो मूवमेंट होता है, ये सब का डैमेज हमने अभी तक देखा। अब मोटर मूवमेंट के डैमेज से हटते हुए कुछ अलग तरह के डैमेज देखते हैं, क्योंकि हमारा फ्रंटल लोब और खासकर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वाला जो एरिया है वो सोचने के लिए, थिंकिंग के लिए भी जिम्मेदार है। इसलिए फ्रंटल लोब में डैमेज होने से थिंकिंग भी कुछ हद तक प्रभावित होती है। तो ये समझते हैं, फ्रंटल लोब में डैमेज होने से डाइवर्जेंट थिंकिंग का लॉस होता है। एक चीज पाई गई है जो अध्ययनों में, वो देखा गया है कि चाहे फ्रंटल लोब में डैमेज हो, चाहे पैराइटल लोब में या टेम्पोरल लोब में, सब में देखा जाता है कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, बुद्धिमत्ता परीक्षण जो होते हैं, उन पे पर्सन का जो रिस्पॉन्स है या जो उसका परफॉर्मेंस है वो गिर जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन एक अंतर है फ्रंटल लोब डैमेज का बाकी लोब्स में डैमेज होने से। देखा गया है कि अगर पैराइटल लोब में डैमेज हो रहा है, टेम्पोरल लोब में डैमेज हो रहा है, तो आईक्यू आपका जो है, आईक्यू स्कोर बहुत तेजी से गिरता है, आपकी बुद्धि लब्धि बहुत तेजी से गिरती है और सतत बनी रहती है लंबे समय तक डैमेज के बाद। लेकिन फ्रंटल लोब में अगर डैमेज हुआ तो ऐसी चीज देखने में नहीं आती। तो फिर सवाल उठता है कि फ्रंटल लोब में जब डैमेज होता है तो लोग इतनी बेवकूफी भरी चीजें क्यों करते हैं? जॉय पॉल गिलफर्ड नाम के एक रिसर्चर थे, उन्होंने एक चीज पे ध्यान आकर्षित किया लोगों का कि जो भी इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, जो भी बुद्धि मापनियां होती हैं, बुद्धिमत्ता के परीक्षण होते हैं, इंटेलिजेंस के टेस्ट होते हैं, आईक्यू मेजरमेंट वाले टेस्ट होते हैं,
इनमें एक खास बात ये होती है कि ये सिर्फ एक प्रकार की थिंकिंग का मापन करते हैं जिसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। यानी इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं सबका एक और सिर्फ एक ही सही उत्तर होता है और वही उत्तर देने पर सही स्कोर दिया जाता है। उदाहरण के लिए कुछ शब्द दिए जाएंगे जिनकी परिभाषा देनी होती है व्यक्ति को, कुछ प्रश्न होंगे जो तथ्यों से जुड़े हुए होंगे, उनका जवाब देना होता है, कुछ मैथ्स की प्रॉब्लम्स होंगी, जोड़ घटाव गुणा भाग, जिसका भी सिर्फ एक ही सही उत्तर हो सकता है और इस तरह से। लेकिन एक और प्रकार का इंटेलिजेंस टेस्ट हो सकता है जो एक दूसरे तरह की थिंकिंग का मापन करता है, जिसे कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग में कोई सही और गलत उत्तर ऐसा नहीं होता और एक ही सही उत्तर नहीं होता, एक प्रश्न के कई सारे उत्तर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए इसमें पूछा जा सकता है जैसे कि एक कोट हैंगर के कितने उपयोग हो सकते हैं। इसमें कई तरह के जवाब हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई जवाब सही या गलत हो, पर कई प्रकार के, कई वैरायटी के जवाब इसमें आ सकते हैं। तो इसमें वैरायटी और संख्या, कितने ज्यादा जवाब आपने दिए, इसका मेजरमेंट किया जाता है। और ये देखा गया है कि फ्रंटल लोब में जब डैमेज होता है तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रभावित करता है, न कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, जो कि आमतौर पर जो स्टैंडर्ड आईक्यू टेस्ट है वो मापते हैं, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग मापते हैं, लॉजिक रीजनिंग का मापन करते हैं, इमेजिनेशन का, कल्पनाशीलता का मापन नहीं करते हैं, वो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। और फ्रंटल लोब में डैमेज होने से डाइवर्जेंट थिंकिंग का ह्रास हो जाता है, उसका लॉस हो जाता है। अगला लक्षण जो फ्रंटल लोब में डैमेज की वजह से देखने में आता है वो है बिहेवियरल स्पॉन्टेनिटी, यानी व्यवहार में जो आकस्मिकता होती है, जो त्वरित गति से आप कोई व्यवहार करते हैं, वो चीज गड़बड़ हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। आप आकस्मिक तौर पे या जल्दी से कोई चीजें नहीं कर पाते हैं, ठीक है, व्यवहार जो है उसमें समस्या आती है। अब पेशेंट्स जिनमें फ्रंटल लोब में डैमेज हो गया हो, उनमें देखा गया है कि स्पॉन्टेनियस स्पीच उनकी प्रभावित होती है, वो तुरंत से कुछ सोच समझ के कुछ बोल के कह पाए, बता पाए अपनी चीजें, ऐसा नहीं हो पाता है। और कई प्रकार के टेस्ट से इस चीज की जांच की गई है, जैसे थर्स्टन वर्ड फ्लुएंसी टेस्ट, जिसको शिकागो वर्ड फ्लुएंसी टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपको 5 मिनट का समय दिया जा रहा है और कोई एक लेटर दे दिया जाएगा, मान लीजिए ए, एस, टी, कोई भी एक अक्षर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इससे शुरू होते हुए जितने सारे शब्द 5 मिनट के अंदर आप सोच सके या लिख सके वो आप लिखिए या बोलिए। ये कर लेने के बाद फिर अगला उनको बोला जाता है कि 4 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है, फिर कोई एक अक्षर दे दिया जाता है, मान लीजिए एस, के, जे, कुछ भी एक दे देते हैं और बोलते हैं कि इससे शुरू होने वाले 4 अक्षर वाले कोई भी शब्द जितने आप बता सके 4 मिनट में, वो आप बताइए। देखा गया है कि जिन पेशेंट्स में फ्रंटल लोब में डैमेज होता है वो बहुत ही कम शब्द बता पाते हैं इतने समय में। उदाहरण के लिए एक पेशेंट था जिसको फ्रंटल लोब में डैमेज था, मान लीजिए उसको हम शॉर्ट में कहेंगे EL। उनको जब ये टास्क दिया गया तो पहले तो वो 2 मिनट तक बैठ के सोचते रहे, फिर उन्होंने बोला क्या हम पौधों का लैटिन नाम जो है, लैटिन भाषा का नाम, अंग्रेजी भाषा का नहीं, लैटिन भाषा का नाम लेकिन इसी अक्षर से शुरू होता हुआ, क्या वो हम लिख सकते हैं? तो शोधकर्ताओं ने बोला हाँ आप लिख सकते हैं। तब भी वो कुछ देर बैठ के फिर सोचते रहे और बोले कि हम तो कोई भी नाम नहीं सोच पा रहे हैं। उन्होंने फिर प्लांट्स का नाम लिखना छोड़ के और कुछ सोचने लगे, 5 मिनट और एक्स्ट्रा लिए, तब भी वो सिर्फ 6 ही शब्द लिख पाए इतने समय में। ऐसा देखा गया है और माना जाता है कि इस तरह का जो प्रॉब्लम हो रही है कि शब्दों में आपके जो है स्पॉन्टेनिटी नहीं है, फ्लुएंसी नहीं है, आप बहुत आराम से शब्दों को सोच विचार नहीं पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। ये कब होता है? जब आपके बाएं गोलार्ध में, लेफ्ट साइड में ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स वाला एरिया जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है या वहां किसी तरह का डैमेज हो जाता है। हालांकि ये भी देखा गया है कि दाएं तरफ का ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स अगर डैमेज होगा तो भी काफी कमी आती है शब्द की फ्लुएंसी में, मतलब आप कितने शब्द बता पा रहे हैं या रिकॉल कर पा रहे हैं। इसलिए अगर फ्रंटल लोब की बात करें तो आप देख रहे हैं कि फ्रंटल लोब में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दाएं तरफ और बाएं तरफ डैमेज होने से, बहुत भिन्न रिजल्ट आए ऐसा नहीं है।
दोनों ही तरफ के डैमेज से समान ही रिजल्ट्स आ रहे हैं। जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि प्री मोटर कॉर्टेक्स, अगर सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स में डैमेज हो गया तो भी कुछ समय बाद आपकी जो सब ऐच्छिक गतिविधियां रुक गई थी सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स में डैमेज होने से, वो वापस आ जाती हैं, क्योंकि प्री मोटर कॉर्टेक्स एक्टिव रहता है और काम करता है। और आपने देखा कि व्यक्ति एक हाथ से भी काम कर रहा है तो भी दाहिने और बाएं गोलार्ध दोनों के प्री मोटर कॉर्टेक्स एक्टिव होते हैं। तो यहां भी आप ये चीज देख पा रहे हैं कि दाएं और बाएं दोनों तरफ का ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स अगर डैमेज हो रहा है तो शब्द का प्रवाह कम हो जाता है, ज्यादा शब्द आप रिकॉल नहीं कर पाते, वर्बल फ्लुएंसी घट जाती है। अभी अगला हम एक एग्जांपल देखेंगे जिससे पता चलेगा कि राइट फ्रंटल लोब में डैमेज होने से वर्बल फ्लुएंसी या शब्द प्रवाह कैसे कम हो जाता है। ये केस है मिसेस पी का, जो एक 63 साल की महिला हैं, जो कॉलेज तक की पढ़ाई इन्होंने की हुई है। इनको एक बहुत बड़ा एस्ट्रोसाइटोमा, जो एक प्रकार का ट्यूमर होता है, वो हो गया है राइट फ्रंटल लोब में, फ्रंटल लोब के दाहिने हिस्से में हो गया है। इनको जब वर्ड फ्लुएंसी टेस्ट कराया गया और इनके साथ एक दूसरे व्यक्ति, जो सामान्य व्यक्ति जिसे कोई डैमेज नहीं है, उसे कराया गया, तो यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं दोनों का कंपैरिजन करके कि कितना अंतर है इनके परफॉर्मेंस में और मुख्य बातें क्या है परफॉर्मेंस में इनके। इससे पता चलता है कि फ्रंटल लोब में डैमेज होने से किस तरह के लक्षण सामने आते हैं। पहला, लो आउटपुट। मिसेस पी की लिस्ट देखिए और कंट्रोल सब्जेक्ट जो है उसकी लिस्ट देखिए। टेस्ट वही है जैसा मैंने बताया, थर्स्टन वर्ड फ्लुएंसी टेस्ट। पहले मिसेस पी को और कंट्रोल सब्जेक्ट को भी 5 मिनट का समय देके उनको अक्षर दिया गया एस और बोला गया कि एस से आप जितने भी शब्द सोच पाए 5 मिनट में उतने आप लिखिए। फिर 5 मिनट बाद उनको अगला अक्षर दिया गया सी और बोला गया कि 4 मिनट का समय है, सी से शुरू होने वाले आपको वो सारे शब्द लिखने हैं जो सिर्फ 4 अक्षर के होने चाहिए। अब देखिए मिसेस पी की पहली गलती क्या कर रही हैं, वो लो आउटपुट। उन्होंने सिर्फ 8 शब्द लिखे जो एस से शुरू होते हैं और 6 शब्द लिखे जो सी से शुरू होते हैं, जबकि उनकी तुलना में देखिए एक सामान्य व्यक्ति ने, जिसे कोई डैमेज नहीं है फ्रंटल लोब में, उसने लगभग 60 शब्द लिख लिए हैं इतने टाइम में। दूसरी प्रॉब्लम, रूल ब्रेकिंग, नियम का उल्लंघन करना। ये एक सामान्य बात है फ्रंटल लोब डैमेज वाले पेशेंट्स के लिए। मिसेस पी को कई बार बोला गया बीच में भी टेस्ट के कि सी से आपको जो शब्द लिखने हैं वो सिर्फ 4 अक्षर के होने चाहिए, और बार बार वो जवाब देती थी हाँ हाँ मुझे पता है, मैं फिर भी बार बार ज्यादा लिख दे रही हूँ, मुझे पता है मुझे पता है, तब भी वो बार बार लिख रही हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि उनको निर्देश समझने में दिक्कत है, इंस्ट्रक्शन वो नहीं समझ पा रही है, ऐसी बात नहीं है, वो समझ रही है, पर इंस्ट्रक्शंस के आधार पे अपने व्यवहार को नहीं परिवर्तित कर पा रही है। तीसरी प्रॉब्लम जो दिख रही है इनकी राइटिंग में वो है शेकी स्क्रिप्ट। इनकी राइटिंग देखिए कितनी हिली हुई है, जैसे कोई कांपते हाथों से लिख रहा हो, जैसे कोई छोटा बच्चा लिखना अभी सीख रहा हो। इससे ये भी पता चलता है कि इनका ट्यूमर जो है राइट फ्रंटल लोब में, ये बढ़कर या तो मोटर कॉर्टेक्स या प्री मोटर कॉर्टेक्स तक भी पहुंच गया है, क्योंकि ये वो एरिया है जो बॉडी के मूवमेंट कंट्रोल करते हैं, और उंगलियों का मूवमेंट सही नहीं है, लिखावट जो है बहुत शेकी है, हिली हुई सी है, कांपती हुए हाथों से जैसे लिखा गया हो। तो इससे पता चलता है कि इनका ट्यूमर इन एरियाज में भी बढ़ चुका होगा, मोटर कॉर्टेक्स में और प्री मोटर कॉर्टेक्स में। अगली चीज जो इनमें दिखाई दे रही है, जो यहाँ लिखित में आपको नहीं दिखाई देगी, वो है परसिवरेशन, एक तरह की निरंतरता। तो मिसेस पी पूरे टेस्ट के दौरान नॉन स्टॉप बोलते जा रही थी कि मुझे कुछ और शब्द नहीं याद आ रहे, ये नहीं समझ आ रहा, वो नहीं समझ आ रहा, कुछ नॉन स्टॉप वो बोलते जा रही थी, रुक नहीं रही थी, लगातार उन्होंने बात की पूरे टेस्ट भर में, और रूम में इधर उधर ताक झाक कर रही थी, देख रही थी चीजों को कि कोई शब्द का नाम याद आ जाए कोई चीज देख के, लेकिन उन्हें फिर भी याद नहीं आ रहा था। 2 रिसर्चर्स मैरिलिन जोन्स गॉटमैन और ब्रेंडा मिलनर ने सोचा, उनके दिमाग में ये प्रश्न आया कि क्या फ्रंटल लोब में डैमेज होने से सिर्फ शब्दों का प्रवाह जो है वो बाधित होता है, क्या शब्द में ही परेशानी होती है, शाब्दिक चीजों में ही समस्या होती है। तो इसको चेक करने के लिए उन्होंने बहुत ही नायाब किस्म का एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, जिसमें उन्होंने अशाब्दिक चीजें यानी डिजाइन्स का प्रयोग किया। एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सेम था। पहले लोगों को बोला गया, पेशेंट्स को या जो दूसरे लोग थे, कोई डैमेज नहीं था, नॉर्मल कंट्रोल्स, उन्हें बोला गया कि 5 मिनट में आप जितनी डिजाइनें बना सके बनाइए।
पर उन्हें बोला गया कि ये डिजाइन किसी चीज की डिजाइन नहीं होनी चाहिए जो पहचान वाली चीज है, इसका कुछ नाम दिया जा सकता है, मग, बाल्टी, गिलास, जग, इस तरह की चीजें आपको नहीं बनानी है। टेबल, पेंसिल, पेन, जिसका नाम दिया जा सके वैसी चीजें नहीं, कुछ भी अपने मन से कोई अलग तरह की अनोखी तरह की डिजाइन आपको बनानी है। 5 मिनट में जितनी बना सके आप बनाइए। 5 मिनट के बाद फिर उनको बोला गया 4 मिनट के अंदर आप डिजाइन्स बनाइए, लेकिन वो सिर्फ 4 लाइनों की बनी होनी चाहिए। एक सर्कल को यहाँ पे 1 लाइन का मान दिया जा रहा था। तो आपको बोला गया कि आप कोई भी डिजाइन बनाइए सर्कल का यूज करके, स्क्वायर, कुछ भी करके, लेकिन 4 लाइनों से ज्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब रिजल्ट्स देखिए तो बिल्कुल वैसे ही आए हैं जैसा शाब्दिक वाले के लिए आए थे। ऊपर आप देख रहे हैं पिक्चर में जो कंट्रोल सब्जेक्ट्स थे जिन्हें कोई डैमेज नहीं था, उन्होंने पहले जो डिजाइन्स बनाई 5 मिनट में, वो सारी देखिए कितनी सारी डिजाइन्स बनाई, करीब 35 डिजाइन बनाई जो कंट्रोल सब्जेक्ट्स थे। वहीं वैसे पेशेंट्स जिनके राइट फ्रंटल लोब में डैमेज था उन्होंने सिर्फ 15 ड्राइंग बनाई। जिनके लेफ्ट फ्रंटल लोब में डैमेज था उन्होंने 24 ड्राइंग बनाई। ये अंतर भी आप समझ सकते हैं, हमारा दायां गोलार्ध जो है वो ड्राइंग या इस तरह की चीजों में ज्यादा रोल रखता है लेफ्ट हेमिस्फीयर के बजाय। लेफ्ट वाला जो है वो शाब्दिक चीजों के लिए ज्यादा कार्य करता है, भाषा के लिए, शब्दों के लिए, और राइट जो है डिजाइन्स, ड्राइंग, पिक्चर्स, इन सब के लिए काम करता है। तो राइट फ्रंटल लोब में जिनको डैमेज हो गया था उन्होंने सबसे कम डिजाइन्स बनाई, सिर्फ 15 इतनी देर में। जिनको लेफ्ट में डैमेज था उन्होंने 24 बनाई, लेकिन ये भी काफी कम था नॉर्मल लोगों की तुलना में जिन्होंने 35 बनाई थी। इसमें ये लोग क्या गलतियां कर रहे थे? एक तो एक ही तरह की डिजाइन बार बार रिपीट करते जा रहे हैं, कुछ नए तरह की डिजाइन नहीं सोच पा रहे हैं, और कई बार वैसी चीजें बना दे रहे हैं जिनका सच में कुछ नामकरण किया जा सकता। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो फ्रंटल लोब पेशेंट है जो परसिवरेशन दिखा रहा है, जो बीच वाला डिजाइन है, देखिए सारे डिजाइन लगभग समान ही जैसे दिख रहे हैं। तीसरा जो है उसमें आप देखिए वैसी चीजें इन्होंने बनाई, इसका कुछ नामकरण किया जा सकता है, स्क्वायर है, ई है, इस तरह से उल्टा ई बनाया है उन्होंने, इस तरह की चीजें। तो ये गलतियां ये कर रहे थे, मतलब रूल्स भी फॉलो नहीं कर पा रहे थे, जैसा हमने देखा वर्बल वाले केस में भी। वर्बल फ्लुएंसी की तरह ही देखा गया है कि वो लोग इस तरह के ड्राइंग टास्क में दिक्कत ज्यादा उनको होती है जिनको कि ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है हमारा वहां डैमेज हो, या फ्रंटल लोब का जो सेंट्रल फेशियल एरिया है वहां पर डैमेज हुआ हो। फ्रंटल लोब में डैमेज जिन पेशेंट्स में होता है वो न सिर्फ शब्द के प्रवाह या डिजाइन्स का उनका जो प्रवाह है बनाने का उसमें कमी आती है, बल्कि उनके व्यवहार में भी दिखाई देता है कि प्रवाह कम होता है, यानी उतना वैरायटी ऑफ बिहेवियर नहीं दिखाई देता है। जैसे एक अध्ययन में कोल्ब और टेलर ने सबका बिहेवियर रिकॉर्ड किया, जो पेशेंट्स थे जो एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल, एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर रहे थे, उनका उन्होंने एक वीडियो बनाया, रिकॉर्ड किया उनके बिहेवियर को। देखा गया कि उन लोगों की अपेक्षा जिनको ब्रेन में डैमेज तो है लेकिन फ्रंटल लोब में नहीं है, किसी और पिछले हिस्सों में है, उनकी तुलना में वैसे पेशेंट्स जिनको फ्रंटल लोब में डैमेज था उनके चेहरे पे बहुत ही कम हाव भाव आ रहे थे, उनके एक्सप्रेशंस भी काफी कम आ रहे थे। साथ ही जब उनका इंटरव्यू लिया गया दोनों तरह के पेशेंट्स का, तो देखा गया कि जिन पेशेंट में बाएं तरफ का फ्रंटल लोब हटा दिया गया था वो एकदम बोल ही नहीं रहे थे, बहुत ही कम बोल रहे थे इंटरव्यू में, और वैसे पेशेंट्स जिनका दाएं तरफ का फ्रंटल लोब हटा दिया गया था वो नॉन स्टॉप बोले ही जा रहे थे, बहुत ज्यादा बात कर रहे थे। तो इस तरह के डिफरेंसेस देखने में आते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि फ्रंटल लोब में जब डैमेज होता है तो न सिर्फ बोलने या शब्द का प्रवाह जो है वो कम हो जाता है, न सिर्फ ड्राइंग और डिजाइन्स में कमी आ सकती है, बल्कि व्यवहारिक तौर पे भी बहुत कम प्रवाह हो जाता है, यानी कि बहुत ही कम व्यवहार आप दिखाते हैं। अब ये कौन सा लक्षण आएगा या सारे ही आएंगे, निर्भर करता है कि फ्रंटल लोब के किस खास हिस्से में डैमेज हुआ है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि जो भी पेशेंट है जिसका फ्रंटल लोब में डैमेज हुआ है किसी खास जगह पर और व्यवहार में उसकी कमी आई हो, ऐसे लोग बहुत ही आलसी नजर आएंगे, थके थके से लगेंगे, क्योंकि व्यवहार में उनके काफी परिवर्तनशीलता नहीं दिख रही है, ज्यादा मूवमेंट वो करेंगे ही नहीं। उनको कभी कभी सुबह बेड से उठने में भी दिक्कत महसूस होती है, कपड़े पहनने, अपने रोजमर्रा के दैनिक
नित्य क्रिया वाले जो काम है वो भी करने में उन्हें समस्या होती है। तैयार होकर ऑफिस जाने में, काम पर जाने में भी उन्हें रोज में दिक्कत होती है। एक पेशेंट का बड़ा नाटकीय उदाहरण यहाँ पर है। वो बहुत प्रसिद्ध लॉयर थे, वकील थे, और उन्हें ब्रेन में लगभग बीचों बीच के एरिया में, फ्रंटल लोब के बीचों बीच के एरिया में, मतलब लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर के लगभग बीच में मेनिंजियोमा हो गया, जो एक प्रकार का ट्यूमर होता है। उसको ट्यूमर को सर्जरी के माध्यम से निकालना पड़ा, पर उसकी वजह से उनके फ्रंटल लोब में डैमेज पहुंचा, दोनों ही तरफ के लोब्स में। फिर देखा गया कि उनका आईक्यू जो पहले बहुत ज्यादा था, 140 के करीब था, बहुत ब्रिलियंट थे, वो अभी भी था, उनका आईक्यू डैमेज नहीं हुआ, लेकिन जो कानूनी चीजें वो करते थे उसके लिए उनकी जो जानकारी थी, उनकी याददाश्त थी, स्मृति थी, वो भी ठीक थी। शायद इसलिए क्योंकि उनका ये जो स्किल है वो बिल्कुल ठीक था। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड था। और अभी हमने देखा कि फ्रंटल लोब खासकर डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर आमतौर पे जीवन में हम कन्वर्जेंट थिंकिंग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्रिएटिव लोग जो होते हैं या कोई चीज क्रिएटिव काम कोई करना है, वहां पे डाइवर्जेंट थिंकिंग का अधिक इस्तेमाल होता है, पर आमतौर पे रोजमर्रा के जीवन में कन्वर्जेंट थिंकिंग का इस्तेमाल होता है। और इसीलिए आईक्यू टेस्ट भी कन्वर्जेंट थिंकिंग को ही मेजर ज्यादा करते हैं। तो इसलिए इनकी नॉलेज जो थी चीजों को लेके, वो सब तो बिल्कुल ठीक थी, आईक्यू भी इनका ठीक था, कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन फिर भी इनकी परफॉर्मेंस अपने जॉब में गिर रही थी, खराब हो रही थी। क्यों? क्योंकि ये सुबह उठकर काम पर जाने के लिए तैयार ही नहीं कर पाते थे खुद को, बेड पे ही पड़े रहना चाहते थे, सिर्फ चुपचाप पड़े हुए टीवी देखना चाहते थे। जब इनकी पत्नी इन्हें मजबूर करती थी, इन्हें फोर्स करती थी, दबाव डालती थी कि उठकर तैयार हों और काम पर जाएं, और ये काम पे जाते थे, तो काम पे भी ऑफिस में सही से काम नहीं कर पाते थे, किसी काम में इनका मन नहीं लगता था, कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। छोटी सी छोटी चीज या हलचल अगल बगल होती तो इनका ध्यान भटकता था। हालांकि इनके कलीग्स के लिए फिर भी काफी ये मदद करते थे, क्योंकि कलीग्स इनके पास नॉलेज के लिए आते थे, जो लॉ संबंधी जानकारियां उसके लिए, और ये इनके पास थी तो ये शेयर कर पाते थे। लेकिन फिर भी इनका व्यवहार इतना अजीब हो चुका था कि बर्दाश्त के बाहर हो गया था लोगों के लिए। और जब इनको कंसल्ट करना होता तो लोग आजकल अब उसके बाद मतलब फोन पर कंसल्ट करना या ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना ज्यादा बेहतर समझते थे, बजाय कि सामने सामने बात करने की, क्योंकि इनका बिहेवियर बड़ा अजीब सा हो गया था। तो ये आपको देख के पता चल रहा है इस एग्जाम्पल से कि फ्रंटल लोब में डैमेज कई प्रकार की चीजों को प्रभावित करता है। बिहेवियर की स्पॉन्टेनिटी घटती है, न सिर्फ स्पीच में ये चीज दिखाई देती है, न सिर्फ आपके ड्राइंग चीजों में दिखाई देती है, बल्कि आपके पूरे व्यवहार में ही दिखाई देती है कि व्यवहार ही एक तरह से शिथिल पड़ जाता है, कम पड़ जाता है, आप थका हुआ या आलसी जैसा महसूस करते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता है। आगे के जो सिम्टम्स हैं जो इस सिंड्रोम को फॉर्म करते हैं, फ्रंटल लोब सिंड्रोम को, वो हम इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू।